नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलवान सिंह, ज्योग्राफी लेक्चरर। सर, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वीडियो क्लास में हमने अध्याय नंबर 1 पूर्ण कर लिया है। अब अपना चल रहा है अध्याय नंबर 2 और उसमें हमारी ये रहेगी आज 5वीं क्लास। तो देखते हैं, इस 5वीं क्लास में हम पढ़ रहे हैं आज अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम, यानी कि जितना अपने पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, अपने पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा हम इसमें विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं कि बुशमैन जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। बुशमैन जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। तो यहाँ पहले हम थोड़ा सा ये अफ्रीका महाद्वीप बनाए मैंने, ये आपके सामने जो अफ्रीका महाद्वीप का मैप बनाया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें कौन से देश कहाँ है, विशेषकर जो अपने लेसन में आते हैं उसी देशों को हम देखने वाले हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर ये जो खालिस्तान दिख रहा है आपको, मैंने नीले कलर से किया है, तो ये अपना भूमध्य सागर, और यहाँ ये भी एक जल भाग है, यानी कि इसको हम जानते हैं लाल सागर के नाम से। और यहाँ ये अदन की खाड़ी, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अपना हिंद महासागर यानी कि अरब सागर आने वाला है। तो इस साइड में देखते हैं एस आकार का आपका बनता है एटलांटिक महासागर, और इधर देखते हैं तो हिंद महासागर लगता है इसके, और यहाँ एक द्वीप लगता है जो इसी अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है, जिसको हम जानते हैं मेडागास्कर के नाम से। चलो दोस्तों, देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में दो महत्वपूर्ण मरुस्थल है। वैसे छोटे मोटे बहुत सारे मरुस्थल हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है उनको देखते हैं कि सहारा मरुस्थल कहाँ है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में ये यहाँ देश है, यहाँ है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसको हम जानते हैं सहारा मरुस्थल के नाम से। सहारा मरुस्थल है वो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, कई देशों में फैला हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यदि ठंडे मरुस्थलों को शामिल कर लिया जाता है तो इसका नंबर 3रा हो जाता है, और यदि शीत मरुस्थलों को शामिल नहीं करें तब गर्म मरुस्थलों के अंदर है सहारा मरुस्थल का नंबर 1 आता है वर्ल्ड के अंदर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है ये। चलो देखते हैं। इसके बाद आपने देखा कि ये अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ एक अन्य अफ्रीका महाद्वीप में एक अन्य मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार से यहाँ एक अन्य मरुस्थल पाया जाता है। दोस्तों, इस मरुस्थल को जानते हैं हमें कालाहारी मरुस्थल के नाम से। इस मरुस्थल को जानते हैं कालाहारी मरुस्थल। तो आपने देखा कि सारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी दिशा में है, और ये जो कालाहारी मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है ये? कालाहारी। ये है अपना कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में बोल सकते हैं आप, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है अपना कालाहारी मरुस्थल। और दोस्तों, ये जो मरुस्थल है मुख्यतः कौन से देश में फैला हुआ है? यदि आपसे पूछा जाए कि कालाहारी मरुस्थल है वो मुख्यतः किस देश में है, तो देखते हैं कि यहाँ ठीक बीच के अंदर ये जो देश है अपना, ये है बोत्सवाना। तो यहाँ मुख्य रूप से इस देश के अंदर, यानी कि बोत्सवाना के अंदर कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः है। लेकिन ये दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ देखते हैं यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका ये एक देश है। दक्षिणी अफ्रीका एक देश है। अफ्रीका एक महाद्वीप है, अफ्रीका कोई देश नहीं है। अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसके अंदर टोटल 55 देश आते हैं। इस महाद्वीप के अंदर टोटल 55 देश शामिल है। तो इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे महाद्वीप, जबकि दक्षिणी अफ्रीका एक देश है जो यहाँ छोटा सा देश है। यहाँ दक्षिणी अफ्रीका है वो अफ्रीका महाद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित ये देश है दक्षिणी अफ्रीका। और यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये बोत्सवाना के इस ओर देखते हैं तो ये है नामीबिया भी कालाहारी मरुस्थल में आता है। और एक ये देश बनता है, यहाँ देखते हैं
कि ये देश, इसको हम जानते हैं अंगोला के नाम से, अंगोला। तो मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि किस देश में है, तो आप कह सकते हैं बोत्सवाना में अपना कालाहारी मरुस्थल है, लेकिन कालाहारी मरुस्थल है वो अन्य आसपास के देशों में भी फैला हुआ, जैसे अंगोला में है, दक्षिणी अफ्रीका में है, नामीबिया में, मुख्यतः बोत्सवाना में है। इसके आसपास यहाँ जिम्बाब्वे और जाम्बिया में भी इस मरुस्थल के भाग पाए जाते हैं, जहाँ की अपनी कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार आपको ये मानचित्र में भरना आ सकता है कि विश्व के मानचित्र में कहाँ है कालाहारी मरुस्थल, तो कहाँ पाई जाती है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति निवास क्षेत्र को मानचित्र में अंकित कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ भर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कालाहारी जो मरुस्थल है, पहले ये देश फिर से देख लेते हैं, यहाँ इसके अंदर भर देता हूँ मैं, यहाँ दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका देश है, और बीच में ये है बोत्सवाना, बीच वाला ये बोत्सवाना, ये अंगोला, और ये नामीबिया, यहाँ नामीबिया है। थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इससे जो हम पढ़ रहे हैं बुशमैन जनजाति, तो बुशमैन जनजाति के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं कि यहाँ इन लोगों को बुशमैन सबसे पहले किसने कहा, बुशमैन का अर्थ क्या होता है, और इन लोगों को बुशमैन सबसे पहले किसने कहा, चलो देखते हैं। एक थोड़ी और विशेषता देख लें इसमें, यानी कि यहाँ देखते हैं कि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा है, तो दोस्तों मकर रेखा वो इस कालाहारी मरुस्थल के बीच में से गुजरती है, कालाहारी मरुस्थल के बीच में से गुजरती है अपनी मकर रेखा। हाँ, अब देखते हैं कि मकर रेखा है वो अपने नामीबिया से गुजरती है, और यहाँ बोत्सवाना से गुजरती है, नामीबिया, और फिर गुजरी है ये बोत्सवाना से, बोत्सवाना, और फिर ये यहाँ दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से भी गुजरी है, और आगे ये यहाँ जो देश है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, तो ये मोजाम्बिक में से भी गुजरी है, और आगे ये अपना मेडागास्कर, मेडागास्कर से में भी गुजरी है। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ ये जो मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा, तो मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ हमने पढ़ा है कि ये जो मकर रेखा है इसके आसपास के क्षेत्र, जैसे 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इसको जाना जाता है बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को। तो यानी आप कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति है वो बेचुआना लैंड में, यानी कि 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति है वो निवास करती है। चलो अब देखते हैं, पढ़ते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। यहाँ देखते हैं कि बुशमैन जनजाति पढ़ रहे हैं हम, जनजाति। तो यहाँ देखते हैं कि जो बुशमैन शब्द है, यहाँ देखते हैं कि बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी या सदी कह सकते हैं, 17वीं सदी में डच प्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के
आखेटक के लोगों के लिए दिया गया। फिर से देखते हैं, बुशमैन शब्द 17वीं सदी में या शताब्दी में डच प्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के आखेटक लोगों के लिए दक्षिणी अफ्रीका यहाँ है, तो दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ आखेटक लोग का मतलब शिकार करने वाले लोगों के लिए शब्द दिया गया या लिया गया। अब यहाँ देखते हैं, फिर से देखिए कि बुशमैन शब्द है वो 17वीं सदी में डच प्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के आखेटक लोगों द्वारा दिया गया या लिया गया। तो यहाँ आपको गौर करना होगा, डच प्रवासी और आखेटक लोग, किसके? दक्षिणी अफ्रीका के आखेटक लोग। इन दो क्षेत्रों को देखिए, मैं आपको इस मानचित्र में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप, फिर अपना यहाँ आ जाता है भूमध्य सागर। कहने का मतलब यहाँ देखिए आप, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर लगता है और भूमध्य सागर को पार करने के यहाँ पर आगे जो स्थल भाग आता है वो आता है यूरोप महाद्वीप का। तो यूरोप महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप के उत्तर में एक देश लगता है यहाँ, जिसको जाना जाता था हॉलैंड के नाम से, और उसी हॉलैंड को आज नीदरलैंड के नाम से पहचानते हैं, जो उत्तरी यूरोप का एक देश है। इस यूरोपीय देशों के जो लोग यहाँ आए थे प्रवासी के रूप में अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ इन्होंने इस कालाहारी मरुस्थल या इसके आसपास के क्षेत्र में जो आखेटक लोग थे, यानी कि शिकार करने वाले जनजातियां थी, उन लोगों के लिए उन्होंने एक शब्द दिया, बुशमैन। तो कहने का मतलब डच लोगों ने दिया पहली बार। डच लोग कौन से होते हैं? आप कह सकते हैं हॉलैंड के निवासी, और हॉलैंड निवासी कह सकते हैं। वर्तमान में इसको जानते हैं हम नीदरलैंड के नाम से। वर्तमान में इस देश को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं लोगों को डच लोग कहा गया, जैसे फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी कहा गया। तो इसी प्रकार डच लोगों ने ये नाम दिया था पहली बार यहाँ, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के जो आखेटक लोग थे, आखेटक का मतलब जो शिकार करने वाले लोग थे, उन लोगों को इन्होंने बुशमैन कहा। तो एक क्लियर शब्द हो गया अपने, यानी कि बुशमैन शब्द है वो किसने कहा या दिया, और किसके लिए दिया? शिकार करने वाले लोगों के लिए। चलो देखते हैं इसके बुशमैन का अर्थ क्या हो जाता है? शिकार करने वाले लोग। आगे देखते हैं इस जनजाति के अन्य नाम देखते हैं। तो अन्य नाम में देखते हैं कि इस बुशमैन को अन्य के नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं कि बुशमैन लोगों को अन्य नाम है, जैसे रवी इनको कहा जाता है, और बसारवा भी कहा जाता है। रवी, बसारवा। दक्षिणी अफ्रीका में इनको सान के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस बुशमैन के अन्य नाम है। इसी जाति को रबी के नाम से जाना जाता है और बसारवा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ के लोगों को, इस जनजाति के लोगों को सान नाम से भी पुकारा जाता है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं हम इन लोगों की शारीरिक गठन या शारीरिक संरचना। बुशमैन की शारीरिक संरचना देखते हैं। शारीरिक संरचना या गठन। शारीरिक संरचना देखते हैं इनकी। इन बुशमैन जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना के कुछ लक्षण देख लेते हैं। कि इनका पहला लक्षण होगा कि ये लोग नाटे कद के होते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं। नाटा कद होने का मतलब बोना कद। इनका कद होता है वो नाटा होता है, बोना होता है। और इनकी जो कुछ शारीरिक जो विशेषताएं या लक्षण है वो मिलते हैं। ये लोग निग्रेटो प्रजाति, जो निग्रेटो प्रजाति है, निग्रेटो प्रजाति के समरूप लगते हैं, यानी कि उसमें कुछ विशेषताएं मिलती है, समरूप लगते हैं। कुछ विशेषताएं हैं वो निग्रेटो प्रजाति से इनकी मिलती है, लेकिन
अलग क्या है उनसे, थोड़ा अलग क्या है, जैसे निग्रेटे लोगों के जबड़ा बाहर निकला होता है, ओंठ बाहर निकले होते हैं, तो इस लोगों के या इन लोगों का जबड़ा, इन लोगों का जबड़ा व होठ, इन लोगों का जबड़ा व होठ बाहर नहीं निकले होते हैं, नहीं निकले होते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस शब्द को देखें यहाँ पे, यानी कि इनका जो जबड़ा है और होठ है वो बाहर नहीं निकले होते। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि निग्रेटो जो प्रजाति है, निग्रेटो प्रजाति के जबड़ा और बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन इनका निकला हुआ नहीं होता। अगली जो विशेषता है इनकी, वो है कि इनकी आंखें हैं, इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती, इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती, आंखें निग्रेटो की तरह चौड़ी नहीं होती। बाकी सब लक्षण है वो निग्रेटो प्रजाति से मिलते हैं। और एक विशेषता 5 में और लिखते हैं कि इनके नितंब भारी होते हैं, इनके नितंब भारी होते हैं, इनके नितंब भारी होते हैं। तो ये इनके 5 इनकी शारीरिक संरचना बोल सकते हैं या शारीरिक गठन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इनकी शारीरिक बॉडी लैंग्वेज है वो इससे पता चलता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। इनका निवास क्षेत्र देखते हैं इनका। तो निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो हमने मानचित्र में देख लिया था कि ये बुश्मैन लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ जो हम क्या लिखे नोट्स के रूप में वो बता देता हूं कि पिछले 20,000 वर्षों से ये लोग हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के इस कालाहारी मरुस्थल में निवास कर रहे हैं। और इन लोगों की जो संख्या है वर्तमान में वो लगभग अपनी बुक के अनुसार बताई गई है 10,000, लेकिन माजिद हुसैन की जो मानव भूगोल बुक है उसमें 2001 का आंकड़ा दिया हुआ है कि इन लोगों की संख्या वो लगभग 50,000 के आसपास है। लेकिन हम अपनी बुक के अनुसार इसकी संख्या याद रखेंगे कि ये लगभग 10,000 की संख्या में बचे हैं इस क्षेत्र के अंदर। और बाकी मैंने बता दिया था आपको कि ये इस कालाहारी मरुस्थल में 4 प्रमुख देशों के अंदर 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य रहते हैं। मुख्य देश पूछा जाए तो बोत्सवाना, और कौन से क्षेत्रों में रहते हैं पूरे क्षेत्र का नाम पूछा जाए तो आप नाम ले सकते हैं कि जैसे बोत्सवाना है, नामीबिया है, अंगोला है, दक्षिणी अफ्रीका है, और उत्तर पूर्व में 2 देश जैसे जाम्बिया और जिम्बाब्वे हैं, उनमें भी ये पाए जाते हैं। चलो देखते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। हाँ, तो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ कि पिछले 20,000 वर्षों से, पिछले 20,000 वर्षों से अफ्रीका, पिछले 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, निवास कर रहे हैं। कितने वर्षों से? पिछले 20,000 वर्षों से ये लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। और वर्तमान में इनकी संख्या, वर्तमान में इनकी संख्या बताई गई है 10,000 अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार। लेकिन वैसे माजिद हुसैन ने 2001 की जनसंख्या बताई है अपने मानव भूगोल में 50,000, लेकिन हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही आंकड़ा देखने वाले हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इसके बाद कि ये लोग कहाँ निवास कर रहे हैं। तो मैं आपने बताऊंगा कि इन लोगों का बसाव, या ये लोग, या बुश्मैन जनजाति कह सकते हैं यहाँ पे, बुश्मैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप
के कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से या अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच निवास करती है, निवास करती हैं या करते हैं। फिर से देखिए, ये लोग अफ्रीका महाद्वीप पे के कालाहारी मरुस्थल के कालाहारी मरुस्थल में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच या मध्य निवास करते हैं या करते हैं, क्योंकि लोग लिखा है हमने यहाँ तो करते हैं। हाँ, मुख्यतः कौन से देश हैं? मुख्यतः, हाँ एक बार फिर, यानी कि ये जो 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच का जो अपना क्षेत्र बताया गया है, इस क्षेत्र को बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। यहाँ आप थोड़ा गौर करेंगे कि ये बेचुआना लैंड या बेचुआना लैंड भी बोल सकते हैं, बेचुआना लैंड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये 18 से यहाँ 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ये क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः कौन से देश हैं? इसमें मुख्यतः देश पीछे बता चुका हूँ 2-3 बार, तो यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, जिसमें मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला व दक्षिणी अफ्रीका देश स्थित है। आप यहाँ थोड़ा 2 देशों के नाम और भी ले सकते हैं, जैसे जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये 2 देशों के नाम अन्य रूप से भी ले सकते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं नामीबिया, अंगोला और दक्षिणी अफ्रीका का उत्तरी भाग, इन देशों के अंदर ये निवास करते हैं। हाँ, अब देखते हैं निवास क्षेत्र के बाद में, यानी कि इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः ये कालाहारी मरुस्थल है। तो अब कालाहारी मरुस्थल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ मकर रेखा के ऊपर जो कालाहारी मरुस्थल है, तो इस कालाहारी मरुस्थल की कुछ विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं? कालाहारी मरुस्थल, जहाँ एस्किमो लोग निवास करते हैं, कालाहारी मरुस्थल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, यानी कि यहाँ किस प्रकार का माहौल पाया जाता है। तो 5-7 जो विशेषताएं बनती है कालाहारी मरुस्थल की, जैसे नंबर 1 में हम देखते हैं कि यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ व पथरीला होता है, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़ व पथरीला, ज्यादातर भाग है वहां पथरीला है, पथरीला होता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि ये जो कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ की जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ और पथरीली है। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है, वो वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होती है, 25 सेमी से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ का मतलब कालाहारी मरुस्थल में यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 25 सेमी से भी कम होती है, 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है, औसत वर्षा वो देखते हैं। वो यहाँ देखते हैं कि वर्षा है वो इस अफ्रीका के इन देशों के अंदर ठीक होती है, लेकिन जैसे जैसे वर्षा इधर बढ़ती है तो ये जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है इनके,
ये पश्चिमी तट के क्षेत्र पर वर्षा बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब यहाँ बोत्सवाना के पूर्व में या जिम्बाब्वे में ठीक वर्षा होती है। यहाँ उपोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो एस्किमो लोगों के मुख्य शिकार होते हैं, वो इस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में कम पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं। यहाँ का मतलब कालाहारी, मतलब यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ की जलवायु है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु है जहाँ कुछ लंबी घास के मैदान भी पाए जाते हैं। और अगली विशेषता देखते हैं कि यहाँ का तापमान ऊंचा रहता है, यहाँ का तापमान ऊंचा रहता है लेकिन रातें ठंडी होती है। दिन बहुत ज़्यादा गर्म रहता है लेकिन रात को ठंड अधिक होती है। इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ शीत ऋतु छोटी होती है और ग्रीष्म ऋतु बड़ी होती है। यहाँ ग्रीष्म जो ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु लंबी व शीत ऋतु छोटी होती है। अपेक्षाकृत छोटी होती है, ज़्यादा छोटी नहीं होती। चलो ये देखते हैं कालाहारी मरुस्थल की विशेषताएं, और कालाहारी मरुस्थल में ही कुछ और बताता हूँ कि कालाहारी मरुस्थल में जो उपोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों में वहाँ कुछ तरबूज पाए जाते हैं और खरबूजे पाए जाते हैं। तो जहाँ तरबूज पाया जाता है उसको त्यामा बोलते हैं, और जो खरबूज पाया जाता है, खरबूजा पाया जाता है, उस खरबूजे को वहाँ की स्थानीय भाषा के अंदर नरस बोला जाता है। और जहाँ फलीदार जो पौधे पाए जाते हैं जो उनको खाने के काम में लेते हैं, उसको समा कहा जाता है। चलो मैं लिख के देख देता हूँ, लिख के देख लेते हैं। इसी मरुस्थल के अंदर, इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो उपोष्ण घास के मैदान होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है, हम देख लेते हैं कि वहाँ जो तरबूज मिलता है, जहाँ जो तरबूज मिलता है तो उस तरबूज को ये त्यामा बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में। त्यामा बोला जाता है, आधा तय है ये त्यामा। और वहीं पर एक विशेष प्रकार का खरबूजा पाया जाता है, खरबूजे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं नरस बोलते हैं। और वहाँ जो फलीदार पौधे मिलते हैं, वहाँ जो फलीदार पौधे मिलते हैं, उन फलीदार पौधे को क्या बोलते हैं, समा बोलते हैं। समा, इन बातों को ध्यान रखें। यानी कि त्याम्या क्या है, तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल में घास के मैदान में पाए जाने वाला एक तरबूज होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण वहाँ के ये बुशमैन लोग और वहाँ के जो जीव जंतु है, पशु है, इस तरबूज को खाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। और खरबूजे भी पाए जाते हैं। फलीदार पौधे को समा कहते हैं, खरबूजे को नर्स कहते हैं। एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं राष्ट्रीय एटोसा उद्यान। राष्ट्रीय एटोसा उद्यान विश्व प्रसिद्ध उद्यान है दोस्तों। ये कालाहारी मरुस्थल के अंदर ही पाया जाता है और यहाँ विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं इस कालाहारी मरुस्थल में। उनके बारे में अब देखते हैं। अब देखते हैं कालाहारी मरुस्थल में किस प्रकार के जीव जंतु यानी कि वन्य प्राणी पाए जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल के वन्य प्राणी जिनका कि शिकार करते हैं लगभग बुशमैन जनजाति।
तो यहाँ देखते हैं कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले वन्य प्राणी, मरुस्थल के वन्य प्राणी लिख देता हूं। वन्य प्राणी का मतलब वन में पाए जाने वाले जीव जंतु। तो देखते हैं कि कालाहारी मरुस्थल के अंदर कौन कौन से जीव जंतु या जानवर पाए जाते हैं कि जिनका ये बुशमैन लोग हैं वो शिकार करते हैं। तो मुख्यतः लिख लेते हैं, सभी ने लिख पाए तो यहाँ देखते हैं। तो मुख्यतः आपको पता है वहाँ एक जिराफ पाया जाता है, जिराफ, लंबी टांगों वाला एक जिराफ, और धारीदार गधा जिसको जेबरा बोला जाता है। तो दोस्तों वहाँ जेबरा भी पाया जाता है। एक पाया जाता है शुतुरमुर्ग, एक पाया जाता है बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दोस्तों ये जो शुतुरमुर्ग होता है, ये देखिए, ये जो शुतुरमुर्ग होता है ये सबसे तेज गति से दौड़ने वाला पक्षी है, न कि पशु। ये सबसे विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला एक पक्षी है, और ये इतना बड़ा होता है कि एक व्यक्ति के ऊपर बैठने के बाद भी ये भाग सकता है, तेज गति से जो दौड़ सकता है। और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा है वो शुतुरमुर्ग का होता है, जो एक कोशिकी अंडा होता है। चलो देखते हैं इसके अलावा क्या मिलता है वहाँ पर। यहाँ पर हमने नाम देखा कि गिलहरी मिलती है, गिलहरी, और गनु खरगोश, खरगोश भी मिलता है वहाँ, और लोमड़ी, स्टेनबोक, स्टेनबोक एक बड़ा बकरे के समान होता है। बिल्ली मिलती है यहाँ पर, बिल्लियाँ यानी कि बिल्ली या वन बिलाव भी कह सकते हैं यहाँ पे, और एक लकड़बग्गा, लकड़बग्गा, लकड़बग्गा आपने देखा होगा टीवी के अंदर। तो इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनका हिरण, अनेक प्रकार के हिरण भी यहाँ पाए जाते हैं। तो जंगली भैंसे पाए जाते हैं, जंगली भैंसे, शेर, चीता वगैरह वगैरह भी ये पाए जाते हैं। तो इनका क्या करते हैं, ये इस प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं, जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, और इनका ही ये लोग हैं शिकार करते हैं। जैसे जिराफ का शिकार कर लेते हैं, जेबरा या शुतुरमुर्ग का ज़्यादा शिकार करते हैं, खरगोश, लोमड़ी, स्टेनबर्ग, इनका ये शिकार करते हैं। लेकिन आगे इसके भोजन में हम पढ़ेंगे भी ये किस किस प्रकार के भोजन करते हैं, उसमें और देख लेंगे। हाँ दोस्तों, क्लास से पढ़ने के बाद आप इस क्लास के अंदर जैसे कुछ नाम आए हैं उनको अपने एटलस में जरूर देखें। एक खाली मानचित्र लें विश्व का, और उसमें ये देश भर के देखें। जैसे सारा मरुस्थल है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है यहाँ, और मेडागास्कर है। जैसे 4 देश मैंने यहाँ बताए आप में। तो एटलस को देखें यहाँ पे, और उसमें बोत्सवाना है, नामीबिया है, अंगोला है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। इन देशों को आप एटलस में या मानचित्र में जरूर भरकर देखें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।